अपने आज का क्लास स्टार्ट करें, लेकिन उसके पहले एक डाउट है जो हम आप लोगों को बता देते हैं, मतलब क्वेश्चन आया है। प्लीज आप लोग पहले डाउट सुन लो क्या है। डाउट ये कि कल जो अपने लोग क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है लेस टैक्स 50,000 रुपीज। ठीक है, तो अपने लोग कल क्या बात किए थे कि ये जो आप टैक्स पे किया है, यही आपके करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस होगा और यही आपके करंट ईयर के टैक्स का पेमेंट होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते टाइम हम लोग क्या किए थे, इसको ऐड बैक कर दिए थे और बाद में नीचे में ऑपरेटिंग का जो लास्ट वाला पार्ट है, नेट कैश निकालने के लिए हम लोग इसको लेस कर दिए थे। अब क्वेश्चन क्या आता है, तो जो क्वेश्चन आया है कि अगर मान लो सर ये 50,000 दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक लाइन और दिया हुआ है दैट टैक्स पेड इज से ₹60,000, तो हम क्या करें? इसी का हम आप लोगों को जवाब दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तब आप क्या मानेगा कि ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स आपका एक्सपेंस है। 50,000 रुपीज इज योर करेंट ईयर टैक्स का एक्सपेंस विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब सिंपली सर जो आप वर्किंग नोट में ऐड करता है ना टैक्स को, वो 50,000 ऐड होगा और पेमेंट कितना होगा? 60,000। लास्ट में जो लेस करते हैं वो होगा आपका 60,000। आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो आपको ये 1 लाख और वर्किंग नोट दिखाने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली 1,50,000 से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, बिकॉज 50 तो अपने लोग का एक्सपेंस है और बाद में जब आप ऑपरेटिंग खत्म करेगा तो 60,000 को आप लेस कर देना। ठीक है, सबको समझ में आया ना हम क्या बोला? आगे बढ़े। चलिए, अभी हम लोग आज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों को कवर करेंगे। चलिए देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में कल अपने लोग हल्का फुल्का डिस्कशन किए थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। वो फिक्स्ड एसेट कोई भी हो आपका, चाहे वो टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, इन्वेस्टमेंट हो, हर कुछ आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अब अपने लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, सीधा एक सम को लेते हैं। हाँ, एक बात आप लोग और ध्यान रखना, यहां पर अपने को प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं। when we are talking about investing activity, we are purely concerned about inflows and outflows। क्या बोला? we are purely concerned about inflows and outflows। मतलब सर असेट को बेच के, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी आपका लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स है, इन असेट के मूवमेंट के कारण, इन असेट के मूवमेंट के कारण, ओपनिंग से क्लोजिंग में कम होना, क्लोजिंग से ओपनिंग में इंक्रीज होना, इनके कारण आपके पास कितना कैश का इनफ्लो आ रहा है और कितना कैश का आउटफ्लो जा रहा है, आपको केवल इसी से मतलब है। यू हैव टू रिकॉर्ड जस्ट द इनफ्लोज एंड जस्ट द आउटफ्लोज। आपको प्रॉफिट ऑफ इट से कोई मतलब नहीं है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, आपको उसी से मतलब है। ठीक है, जब भी आपका कोई इन एक्टिविटीज के कारण, बिकॉज ऑफ मूवमेंट इन योर फिक्स्ड एसेट, इफ एनी टाइम योर कैश इंक्रीजेस या बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, तो आप इसको ऐड कर देगा, और जब भी आपका कैश या बैंक बैलेंस कम होगा तो आप इसको लेस कर देगा। दैट्स ऑल। जस्ट बी कंसर्न अबाउट कितना आपके पास पैसा आ रहा है, कितना पैसा आपके पास से जा रहा है। ठीक है, तो एक सम करते हैं एक बार, एक बेसिक सा, और एक बार इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग के बुक का ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक एक आइटम को पढ़ते हैं। गुडविल, सर गुडविल 2,40,000 से 2 लाख हो गया, प्लीज आप लोग मेरे को बताओ ये कहा जाएगा? एग्जैक्टली परफेक्ट, दिस इज एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर ये मेरा एमोटाइजेशन हुआ है और एमोटाइजेशन इज माय नॉन कैश एक्सपेंस, तो दिस हैज नथिंग टू डू विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इससे कोई पैसा आ जा थोड़ी ना रहे। पेटेंट के बारे में प्लीज देखो आप लोग, 2 लाख से 2,40,000 हो गया, क्या होगा? 2 लाख से 2,40,000 हो गया, मतलब हम लोगों ने पक्का पेटेंट को अक्वायर किया होगा। अच्छा, अक्वायर किया होगा तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा, खरीदते तो पैसा जाता है। तो आप जब इसको सोल्यूशन करेगा तो आप क्या करेगा? जैसे आप में लोग क्या लिखते हैं, वैसे हम एक पूरा करके दिखा रहे हैं कि किसी को अगर डाउट हो तो। सबसे पहले आप लोग वही लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आपका अमाउंट का कॉलम आप जो फॉर्मेट में चल रहा है, अगर केवल इन्वेस्टिंग का सम आता है तो आप केवल एक कॉलम बनाएगा तो भी चलेगा, और दो साथ में आता है तो फिर तो 2 कॉलम अपने आप बन ही जाएगा। आपको खाली क्या लिखना है, एक अच्छा सा लाइन लिख के अमाउंट लिख देना है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, पेटेंट को परचेज किया, तो परचेज ऑफ पेटेंट, बस।
ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पूरा लिख लिख के कर रहे हैं, बाकी में इतना लिख लिख के नहीं करेंगे। परचेज ऑफ पेटेंट, अच्छा ये आपका आउटफ्लो है, खरीदोगे तो आउटफ्लो होगा ना, इसको हम लिस्ट कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लैंड के बारे में आप देखो, लैंड 4 लाख से 360 हुआ, डेप्रिसिएशन क्या? नहीं, सेल कर दिया, क्योंकि सर लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड डेप्रिशिएट थोड़ी ना होता है, तो लैंड का जो वैल्यू कम हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ सेल, तो आपने सेल किया होगा, तो सेल किया होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम, प्लीज एग्जाम में ना पूरा लिखना, खाली लैंड पेटेंट ऐसा मत लिखना, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड कितना 40,000, ये ऐड में छोड़ देंगे क्योंकि आपके पास इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लोज ऐड आउटफ्लोज लेस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीन नेट, नेट का मतलब प्लीज ध्यान से समझना सबको, नेट का मतलब होता है WDV, नेट का मतलब होता है WDV, मतलब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, नेट फिगर है, डेप्रिसिएशन हटा के जो फिगर है वो दिया हुआ है। तो ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास 7,20,000 का प्लांट था, ईयर के एंड में आपके पास 6,40,000 का प्लांट है, मतलब आपके प्लांट के वैल्यू में, आपके प्लांट के वैल्यू में 80,000 रुपीज का डिक्रीमेंट आया है। टेल मी ये सेल है कि क्या है? सर ये डेप्रिसिएशन है, ये सेल नहीं है, क्योंकि यहां पे वर्ड दिया हुआ है नेट, मतलब जो आपका वैल्यू कम हुआ है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में 7,20,000 का असेट था, आपने उस पर 80,000 रुपीज का करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और उसके कारण आपका असेट 6,40,000 में दिख रहे। आर थिंग्स मेकिंग सेंस? समझ में आप लोग को ये कि हम वापस रिपीट करें? सबको क्लियर कि हम वापस रिपीट करें इसको? नेट मनी हो गया नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो जो वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो क्योंकि डेप्रिसिएशन से कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं आता है, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, फर्नीचर का ग्रॉस फिगर दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट, जब भी आपको फर्नीचर या कोई भी एसेट ग्रॉस पे दे, मतलब पक्का PFDD भी आपको देखने मिलेगा, 100% हाई चांस आपको PFDD भी देखने मिलेगा। अब आप देखो, आपका जो फर्नीचर है वो इंक्रीज हो रहा है, कितना से? फ्रॉम 5,10,000, सॉरी फ्रॉम 50,000 टू 5,10,000, 460 का आपका फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, और साथ में PFDD भी इंक्रीज हुआ है। मेरे को एक बात बताओ ना आप लोग, कोई लेजर वेजर यहां बनाने का जरूरत है अपने को? लेजर अपने को तभी बनाना है जब कोई सेल वगैरह हो, तो ही अपने लोग बना के थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं कि अपने को डेटा वगैरह इजीली निकल कर आता है, बट यहाँ पर अपने को बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर को, कितने का सर? 4,60,000 का परचेज किया, तो अगेन आपका आउटफ्लो होगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये जो आपका PFDD है ये 40,000 रुपीज का, ये हम लोग मानेंगे कि आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, और क्योंकि आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, इसको आप एड बैक कर देगा जब आप नॉन एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग निकाल रहा होगा तब, सिंस इट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट, जब भी परसेंटेज वर्ड दिखे तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ उसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पहले 4 लाख का था, फिर 3,60,000 हो गया, मतलब बेच दिए होंगे। अच्छा, तो क्या ये इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा क्या? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो बनेगा ही इसका पार्ट, तो आप इसमें क्या लिखेगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। अच्छा, 40,000 इनफ्लो का क्या आउटफ्लो? इनफ्लो होगा, क्योंकि हम लोग सेल किया तो इनफ्लो होगा। अच्छा, उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में कुछ भी इंटरेस्ट अक्रूड नहीं था, ईयर के एंड में आपके पास 20,000 रुपीज अक्रूड है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये आपका करंट असेट है ना, ये आपका करंट असेट बन गया ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, आपको ये नहीं लगता है कि आपको इसमें कुछ कैलकुलेशन करना चाहिए था? अगर मान लो आपको यहां पर हम नोट में लिख के दे, अच्छा आप ऐसा सोचो ना, आपके पास कितने का इन्वेस्टमेंट था?
40,000 का, और उस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है आपको? 10%। तो आपको नहीं लगता है कि आपका इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 4 लाख का 10%, 40,000, उसमें से आपको 20,000 नहीं मिला है, मतलब 20 मिल गया होगा, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि नहीं? सब लोग को समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो क्या हम लोग क्या करें, 20,000 रुपीज को अपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ले कि नहीं ले? हाँ, एकदम लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 20,000। तेरे 20,000 कौन सा? ये 20,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये नहीं है, ये डिफरेंस है कि मेरे इस साल का इंटरेस्ट का इनकम 40,000 रुपीज था, उसमें से 20,000 अभी भी अक्रूड है, मतलब बैलेंस 20 मेरे को पक्का मिल गया होगा, और जो मिल गया होगा उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर आप लोग को ये वाला बात? कि कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो आप लोग। हाँ हाँ, ये एकदम, जब भी आप ऐसा कुछ करेगा तो आप इसमें एक अजम्पशन जरूर लिखेगा कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है इसको हम मान लो ईयर के एंड में सेल किया, जो अभी हम लोग सोल्यूशन किए, उसके हिसाब से हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि अगर आप इसको एंड ऑफ द ईयर में नहीं बेचेगा तो आपको थोड़ी ना पूरे 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी पॉसिबल है कि आप ऐसा मान लो कि हम लोगों ने ईयर के स्टार्टिंग में ही 40,000 के इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, मतलब आपके पास साल भर कितने का इन्वेस्टमेंट है फिर? 3,60,000 का। तो मतलब आपको 36,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, उसमें से 20 आपको नहीं मिला है, मतलब 16 आपको मिला है केवल। समझा आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? कि कोई डाउट है किसी को? जो हम अभी लास्ट में बोले कि क्लियर है सब लोगों को, कि हम वापस एक बार रिपीट करें? ये क्लियर क्लियर है? तो आप, ये आपका कॉल है कि आपको इसको क्या लेना है, आपको इसको ओपनिंग मानना है कि क्लोजिंग मानना है। हम इसको क्लोजिंग मान लिया, आप चाहे तो उसको ओपनिंग मान के आपका मेरा फिर आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन आप उसको नीचे लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, डन है। बस आप सारे को ऐड कर लो तो कितना आएगा आपका? 40 कट गया, 360 से गया तो -420, और 4 लाख बच रहा है क्या? इसको आप क्या लिख देगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो आप लोग, वरना फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन में ना जनरली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेजर को लेके, तो एक बार हम इसको वापस आप लोग के संग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग प्लीज ये बात 2 मिनट 5 मिनट का टाइम लो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिनको थोड़ा सा डाउट है पहले हम उनको एक बार ब्रीफ कर देता है। जब भी आपको मशीन दिया हुआ रहेगा कॉस्ट पे, जब भी आपको पीएफडीडी का, सॉरी पीएफडीडी बोल रहे हैं, पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपको डिटेल दिया होगा, और आपको और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, तो आपको 2 लेजर बनाना चाहिए, एक मशीन का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और पेटेंट का भी कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन छोड़ो, पहले दोनों लेजर बना लो, और फिर आप लोग बताओ कैसे आता है, ट्राई करो।
हो गया सब लोग का? अब अगर किसी को डाउट है तो मैम रफली आप लोग को बता देता है ताकि इसमें करना क्या आप लोग को, आपको मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है, मशीन का आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है और आपको बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने 40,000 मशीन जिसका कॉस्ट था, एक मशीन जिसका कॉस्ट था 40,000, जिसपे अभी तक 24,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, उसको हम लोगों ने 25% ऑफ बुक वैल्यू में सेल किया, तब 25% ज्यादा में, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू निकालते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके। मतलब 40,000 का आपका कॉस्ट है, 24,000 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन है अक्यूमुलेटेड, तो 16,000 रुपया क्या बन गया आपका WDV। इस पे 25% प्रॉफिट, यानी कि 4,000 रुपया का प्रॉफिट। मतलब आपने इस मशीन को 20,000 रुपीज में सेल किया। अब आपको क्या करना होता है, जब भी इतना डिटेल दिया होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं इसका एक लेजर बनाने का। लेजर बना के थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहता है और आंसर का आने का एक्यूरेसी भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ये मान लो मशीन का और ये PFDD का, ठीक है, ये हो गया आपका मशीन का, बार बार PFDD बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अच्छा, मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 4 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 420 का। मशीन क्योंकि असेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस आपके डेबिट में आएगा, टू बैलेंस BD कितना 4 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बाई बैलेंस CD 4,20,000। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है क्योंकि वो अक्यूमुलेटेड रिजर्व है, बाई बैलेंस BD कितना 1 लाख रुपीज का, और जो क्लोजिंग आएगा वो आएगा 1,10,000 का, टू बैलेंस CD। ठीक है, ओपनिंग का क्लोजिंग का काम हो गया। अब आपको क्या बोला है, इस साल हम लोगों ने 40,000 रुपीज के मशीन को सेल किया है जिसपे डेप्रिसिएशन लगा हुआ था 24,000। ध्यान से 40,000 रुपीज इस 4 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, हाँ या ना? जो मशीन आपने बेचा वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, और उस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो इस 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। बट अब अगर मशीन बिक रहा है तो आप उसके डेप्रिसिएशन को रख के क्या करोगे, तो आप क्या करेगा, इसको मशीन अकाउंट में भेज देगा। सो टू मशीन अकाउंट, जो असेट सेल हो रहा है उससे जितना भी रिलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको आप निकाल के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। क्या नाम से? वही बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेल परचेज का सेल का एंट्री दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप बेचेगा तो आपके पास पैसा कितना आएगा, अपने बात किए थे 16,000 रुपीज का WDV है, 16,000 रुपीज का WDV है, उसमें 4,000 रुपीज का प्रॉफिट था, यानी कि आपने उसको बेचा 20,000 रुपीज में, करेक्ट? तो 20,000 रुपीज आपके पास बैंक में आएगा और जो प्रॉफिट आता है वो आपके क्रेडिट में आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना? 4,000 रुपीज का। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप लोग पूछ लो। नहीं, अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। 1,10,000 प्लस 24,000 माइनस 1,00,000, तो आपका यहाँ पर ना 34,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस क्या है आपका? क्या बोला, समझ नहीं पा रहे? हाँ, ये इस साल का आपका डेप्रिसिएशन है, करेक्ट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो जब आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, इस आइटम को आप ऐड कर देगा डेप्रिसिएशन बोल के। और अगर आप यहाँ पर अपने मशीन का लेजर बनाएगा तो 4,20,000 प्लस 20,000 प्लस 24 माइनस 4,04,000, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 60,000 रुपीज का। ये क्या है? टू बैंक अकाउंट, ये आपका करंट ईयर का परचेज है। ठीक है, ये आपके करंट ईयर का परचेज है। अब जब भी आप इसका वो बनाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम पूरा तो नहीं लिख रहे, खाली हम अमाउंट लिख रहे हैं, आपको यहीं से सारा डेटा मिल जाएगा। आप देखो, पहला आपने क्या किया, सेल किया, कितने का? 20,000 रुपीज का आपने मशीन सेल किया, तो आपके पास इनफ्लो आया होगा, तो आप लिख देगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी रुपीज कितना 20,000, और ये क्योंकि इनफ्लो है ये पॉजिटिव में आएगा। फिर आप क्या किया, 60,000 रुपीज के मशीन को परचेज किया है, तो परचेज करेगा तो आउटफ्लो होगा,
तो आप क्या करेगा, परचेज ऑफ मशीन 60,000 और परचेज करेगा तो आउटफ्लो आएगा। अच्छा, बाकी पीएफडी से अपने को कोई आइटम नहीं उठाने, ये डेप्रिसिएशन है, ये आपका एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में जाता है, इसमें इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं है। तो अपने को 2 डिटेल मिल गया इन्वेस्टिंग का। कोई डाउट किसी को तो प्लीज पूछो आप लोग, वरना फिर अपने आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पेटेंट। आपके पास पहले 2,80,000 का पेटेंट था, वो पेटेंट अब 1,60,000 हो गया, तो आपको देख के लग रहा है हम लोगों ने सेल कर दिया। ठीक है, पढ़ते आगे क्या हुआ है। पेटेंट वे रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन सॉर्ट ऑफ चीज, आपने 40,000 के पेटेंट को राइट ऑफ कर दिया और कुछ पेटेंट को बेच दिया 20,000 रुपीज के प्रॉफिट में। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग लेजर भी आप बना सकते हैं, आपका कॉल है, बट मेरे हिसाब से नहीं बना के भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग बोलेगा तो लेजर बना के बता देगा, नहीं तो वर्किंग नोट से भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि आपके पास पहले कितने का पेटेंट था। सर मेरे पास पहले 2,80,000 का पेटेंट था, उसमें हम लोगों ने कुछ राइट ऑफ कर दिया। कितने का राइट ऑफ किया? 40,000 का। तो टेक्निकली राइट ऑफ करने के बाद आपके पास पेटेंट कितना बचना चाहिए? 2,40,000। लेकिन आपके पास पेटेंट बचा कितना है? 1,60,000। 240 बचना चाहिए था, लेकिन आपके पास बचा 1,60,000 है, मतलब बैलेंस 80,000 रुपये हम लोग क्या कर दिए? सेल कर दिए। मतलब 80,000 is the book value of patent sold. 80,000 is the book value of patent sold. At how much profit? 20,000. मतलब आप बोल सकते हो ना कि सर 80,000 के कॉस्ट के पेटेंट को मैंने 20,000 के प्रॉफिट में बेचा, यानी आई सोल्ड इट फॉर 1 लाख। ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपए में बेचा तो आपके पास इनफ्लो आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट 1 लाख, एंड यू आर डन। सर राइट ऑफ का क्या करेंगे? राइट ऑफ का हम लोग कुछ नहीं करते अभी, इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं करते। यही अगर आप में लोग पूरा सम करते, ऑपरेटिंग वाला पार्ट करते, तो ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में बोल के ऐड हो जाता, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आता है? ये बचेगा आपका 40 और 2 60। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसे आ रहा है? वही तो आ रहा है ना। ठीक है चलो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़े अपने लोग। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो आप लोग, वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। केवल 25 फटाफट एक बार, बिना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट के इसको फटाफट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके ईयर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है 5 लाख का, ईयर के एंड में आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपए का। और आपको यहाँ पर एक डिटेल भी दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। जो आपके ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था उसका आधा, यानी कि 2.5 लाख को हम लोगों ने 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। मतलब कितने में बेचा? सर 2.5 लाख का 10% एक्स्ट्रा कितना आता है? 2,75,000। 2,75,000 मतलब आपके पास इनफ्लो कितना आया? 2,75,000 का। तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं, सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 2,75,000। अच्छा, अब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में और एक चीज सोचो, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था 5 लाख, आपने कितने का बेच दिया? 2.5 लाख का। कितने में बेचा हम ये नहीं पूछ रहे, कितने का बेचा हम ये पूछ रहे हैं। तो आपने 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, मतलब आपके पास टेक्निकली कितना इन्वेस्टमेंट बचना चाहिए? 2,50,000, लेकिन आपके पास है कितना? 10 लाख। मतलब आपने क्या किया? 7.5 लाख रुपए का परचेज भी तो किया होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट में आपको दिया हुआ 19,50,000 था, वो 23,80,000 हो गया, और आपको बोला है कि डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का है।
डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का है। सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे भी लगेगा। सर पहले मेरे पास एसेट कितने का था, 19,50,000 का, उस पे पक्का करंट ईयर में 2 लाख का डिप्रिसिएशन लगा होगा। तो सर डिप्रिसिएशन हटाने के बाद मेरे एसेट का वैल्यू कितना दिखना चाहिए, 17,50,000, लेकिन एसेट का वैल्यू दिख रहा कितना है, 23,80,000। तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस कॉल्ड परचेज। आपने परचेज किया होगा ना, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आपने पक्का परचेज किया होगा। सर कितने का डिफरेंस निकाल लो, 630 आ रहा है, 630 इज योर परचेज। बोलिए कोई डाउट है तो किसी को, नहीं? अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अपने को बोल दिया कितना रिसीव हुआ है, तो अपने को यहाँ पे और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधा 70,000। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और रेंट रिसीव्ड, पर ये भी इन्वेस्टिंग ही है। बस आप सारे को एडजस्ट करेगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 275 माइनस 750 माइनस 630 प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 20, कितना आ रहा है आप लोग का, किसी का आया क्या? $985 यूज्ड। हेलो, सबका आ रहा है 985 की, कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है क्या 25 में, तो प्लीज आप लोग पूछो। क्या बोला वापस एक बार इन्वेस्टमेंट का? हाँ बता रहे मैं आपको, देखो सब लोग सुनो क्या बोले। बोले इस क्वेश्चन में आपको अक्रूड दिया हुआ था, तो यहाँ पे आप परसेंटेज कैलकुलेट करके चेक किया 40,000 आ रहा है, फिर डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों नहीं किए? यहाँ पे ना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को डायरेक्टली बोल ही दिया है कि आपको इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अगर क्वेश्चन में कोई यहाँ पे कुछ अक्रूड वगैरह बोलता ना कि इतना अभी भी अक्रूड है, तो फिर हम जाके यहाँ पे चेक करता कि 10% है, इस पे लगाए, इस पे लगाए, फिर वो कहानी बाद में आता। लेकिन जब क्वेश्चन खुद ही मेरे को बोल रहे हैं कि आपको इस साल ना इंटरेस्ट का 70,000 रुपया मिला है, तो 70,000 मिला है, सिंपल। क्लियर है? अपने आगे बढ़े। कौन सा कैलकुलेशन बताइए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखो बिल्कुल भी ना, मतलब फॉर्मेट पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि फॉर्मेट आप लोग सबको पता है कैसे बनाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खाली फटाफट अपने कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सके, यही अपने लोग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अभी हम लोग 28 करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे, लेकिन क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट अच्छा है तो कर सकते हैं। 28, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ नेशनल प्लास्टिक लिमिटेड, आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। ठीक है, शो क्लियर वर्किंग बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। जब क्वेश्चन खुद आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि लेजर बनाओ, तो फिर हम लोग लेजर बनाएंगे। जहां जहां रिलेवेंट होगा वहां वहां हम लोग लेजर बनाएंगे। अभी नहीं, लेकिन एग्जाम में तो जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग मेरे को बताओ, गुडविल 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं, ये आएगा? परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख, और 1 लाख नेगेटिव। ठीक है, पेटेंट, आप लोग अभी ना लिखने से ज्यादा बोलने में पार्टिसिपेट करो, ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लेगा तो आप लोग घर में वापस प्रैक्टिस करेगा तो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। पेटेंट, आप पेटेंट में क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप लोग के पास फटाफट वर्किंग करो ना, इसका क्या होगा। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया आपको, कुछ पेटेंट को हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया बोला, और कुछ को बेच दिया, सेम जो हम लोग अभी किए, सेम सेम सेम। जल्दी करो। 1 लाख का कैश इनफ्लो आ रहा है, अच्छा एक बार कर लेते हैं वापस, एक बार देखो। जिनको लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट था, ये फिर मौका है आप लोग के लिए समझने का। पेटेंट आपके पास पहले 3,80,000 का था, आपने उसमें 40,000 का पेटेंट को राइट ऑफ कर दिया, मतलब आपके पेटेंट का वैल्यू 3,40,000 है, होना चाहिए, लेकिन है कितना, 260 है आपके पेटेंट का वैल्यू, 260। मतलब आपने डिफरेंस के पेटेंट को पक्का सेल कर दिया होगा। आपने 80,000 के पेटेंट को सेल कर दिया सर 20,000 के प्रॉफिट में, यानी आपके पास बेच के पैसा कितना आया सर, 1 लाख। 1 लाख है ना, तो अपने क्या करेंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट रुपीज 1 लाख।
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट रुपीज 1 लाख। क्लियर है आप लोग को ये वाला बात जो हम बोल रहे हैं? कि कोई डाउट है? 1 लाख क्लियर सबको? अरे हाँ ना। मशीन देखो आप लोग क्या बोले, मशीन आपके पास 10,20,000 का था, वो 12,40,000 हो गया। और आपको इंफॉर्मेशन क्या बोले कि मशीन जिसका कॉस्ट 1,40,000 था, जिसपे डेप्रिसिएशन अभी तक 60,000 का लग चुका है, उसको हम लोगों ने 50,000 में बेचा। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज 1,40,000। लेजर बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि एग्जाम में भी बोला है, जब क्वेश्चन आपको बोला है तो आपको एग्जाम में लेजर बनाना होगा। एक लेजर बनेगा कि दो मशीन को लेके? एक ही, क्योंकि आपको पीएफडी के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, प्रोविजन के बारे में तो कुछ आपको बोला ही नहीं है, तो हम लोग केवल एक छोटा सा लेजर बनाएंगे मशीन का। उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10,20,000 डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट है आपका, और क्लोजिंग बैलेंस 1240 आपके सीडी में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1,40,000 का एसेट था, 1,40,000 का आपका एसेट था, जिसपे डेप्रिसिएशन 60,000 लग चुका है। मतलब उसका डब्ल्यूडीवी कितना हो गया सर? 80,000 इज द डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी इज 80,000, और आपने उसको बेचा कितना में सर? 50,000 रुपीज। 80,000 की चीज को 50 में बेचा, तो पैसा कितना आया अपने पास? 50। और लॉस कितना हुआ? 30। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन रुपीज 30,000। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, इसका आपको बैलेंसिंग फिगर कुछ निकलेगा क्या? इसको आपको हमेशा चेक करना चाहिए। 1240 प्लस 30 प्लस 50 माइनस 10,20,000, तो बैलेंसिंग फिगर आपका 3 लाख रुपीज आ रहा है, और ये 3 लाख क्या निकलेगा आपका? टू बैंक। मतलब आप इस साल 3 लाख रुपए का परचेज किए। एक आइटम शायद रह गया ना, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 1,40,000, एक आइटम रह गया। डेप्रिसिएशन करंट ईयर में आपने 140 का चार्ज किया है, तो बाई पीएल ब्रैकेट में आप इसको डेप्रिसिएशन लिख देना 1,40,000। डेप्रिसिएशन क्योंकि आपके मशीन के वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका ये वाला अमाउंट जो है 3 लाख नहीं आएगा, ये आपका अमाउंट 4,40,000 आएगा। 4,40,000 आएगा आपके मशीन का परचेज का वैल्यू। किसी को प्लीज डाउट है तो पूछो आप लोग। एनीवन को डाउट? जल्दी से। ठीक है, 440। और अच्छा, आपके पास इनफ्लो आउटफ्लो कितना है? एक तो 440 का और एक 50 का, तो हम लोग अपने क्वेश्चन में वही लिखेंगे, 440 का आउटफ्लो, और एक आपके पास इनफ्लो कितना का है? 50,000 रुपीज। आगे बढ़े अपने, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट देखो आप लोग, पहले 60 का था, वो बढ़ के 160 हो गया, और नीचे क्या बोला देखिए, 12% इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर रुपीज 1,80,000 and some investments for 1,80,000, sorry, and some investments were sold at a profit of 20,000. Interest on investment was received on 31st March 2021. आपके पास 60,000 रुपए का पहले इन्वेस्टमेंट था, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट को परचेज भी किया और कुछ इन्वेस्टमेंट को आपने बेच भी दिया 20,000 रुपीज के प्रॉफिट में। क्या करें, लेजर बना ले क्या इसका? लेजर बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोला भी है लेजर बनाने के लिए, तो अपने भी इसका लेजर बना लेते हैं छोटा सा। वही सबसे पहले आपका BDCD आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है इन्वेस्टमेंट का? 60,000, और क्लोजिंग 1,60,000। आपने ईयर के एंड में परचेस किया है 1,80,000 का, ईयर के एंड में परचेस किया है, तो क्या आएगा? टू बैंक 1,80,000। डेबिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का लेजर है,
इन्वेस्टमेंट असेट होता है, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ओके। एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वे सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। आप कितने का इन्वेस्टमेंट बिका ये आपको नहीं बताया, कितने प्रॉफिट में बिका आपको ये बताया। करेक्ट? ये समझ पाए हम क्या बोला? कितने का इन्वेस्टमेंट कितने में बिका ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये बोला गया है कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट आया है। क्या करें इसको? आपको यहां पर टेक्निकली दो डेटा चाहिए। आपको ये चाहिए कि भैया कितने में बिका और कितने प्रॉफिट में बिका। तो प्रॉफिट को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। टू प्रॉफिट ऑन सेल, सर कितने का प्रॉफिट? 20,000 का। और ये आपका इस बार निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट? कितना आ रहा है आपका? 60 प्लस 180 प्लस 20 माइनस 1,60,000। ये आपका आ रहा है 1,00,000 रुपीज। तो दो डेटा मिल गया ना आपको इन्वेस्टमेंट पे। एक तो हमने 1,80,000 का परचेस किया और एक हमने 1,00,000 में सेल किया। ये जो 1,00,000 है, 1,80,000 ये आपके परचेस का डिटेल है और ये जो 1,00,000 है ये आपके सेल का डिटेल है। ये क्लियर है सब लोग को? तो आपने क्या किया, 1,80,000 में परचेस किया तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आउटफ्लो है, और 1,00,000 में आपने सेल किया, ये आपका इनफ्लो है। बोले किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो आप लोग। को डाउट है तो प्लीज पूछो, हम वापस बताते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसका बताइए क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च। सब लोग प्लीज ये बात समझ लो अच्छे से। इसमें कभी कभी किसी कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट किस पे निकाले, 1,60,000 पे कि 60 पे। तो इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन का कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल ही दिया है कि हम लोगों ने अपने जो इन्वेस्टमेंट को बेचा वो भी ईयर के एंड डेट पे बेचा, और जो भी खरीदा वो ईयर के एंड डेट पे खरीदा। मतलब साल भर हमारे पास कितने का इन्वेस्टमेंट था? 60,000 का। तो इंटरेस्ट भी तो 60,000 पे ही मिलेगा ना आपको। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 60,000 पे 12%, कितना? 7,200 आता है क्या? या 7,200। तो 7,200 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये इनफ्लो आएगा इसलिए हम इसको पॉजिटिव छोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़े। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, कोई वैल्यू चेंज नहीं है, लेकिन आपको लैंड बोला है कि आपने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है और आपको उस पर 20,000 रुपीज का रेंट रिसीव हुआ है। सो 20,000 इज ऑल्सो आवर इनफ्लो। शेयर्स इन कंपनीज, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपको डिटेल दिया है कि आपको 10% का डिविडेंड मिला है। तो 1,00,000 के शेयर पे 10% का डिविडेंड यानी कि 10,000। इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन कंपनीज, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वरना तो ये इक्विटी के नाम से आता, वरना तो इक्विटी के नाम से आता, इक्विटी शेयर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज, रिसीव्ड, रिसीव्ड तो जो ना आपको रिसीव हो रहा है, मतलब तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना। क्लियर है? एक बार इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है। पहला वाला -1,00,000 +1,00,000 कट गया, फिर 4,40,000 प्लस 50,000। ठीक है, एक बार आप उसको सॉल्व करो, कितना आता है। -440 प्लस 50 माइनस 180 प्लस 1,00,000 प्लस 7,200 प्लस 20,000 प्लस 10,000, कितना बोला, कितना आ रहा है? 4,32,800 रुपीज का आपका कैश यूज आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका कैश यूज आ रहा है। बोलिए, कौन सा वाला? हाँ हाँ हाँ।
अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आपको डिविडेंड का कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही होगा, चाहे आपको रिसीव हो अरे क्योंकि वो कंपनी भी तो प्रपोज वैसे ही करता होगा ना, वो कंपनी लास्ट ईयर का प्रपोज किया होगा तो आपको ना करंट ईयर में डिविडेंड देगा। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? जिस तरीके से हम लोग करंट ईयर के डिविडेंड को इग्नोर करते हैं, लास्ट ईयर के डिविडेंड को लेते हैं, क्योंकि वो हमारे इस साल के एजीएम में अप्रूव होता है। तो जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा तो मेरे को भी तो लास्ट ईयर के कैपिटल पे ही वो देगा ना। ठीक है? बोलिए। कौन सा 50,000 कहाँ से है, एक सेकेंड। ये 50,000, ये जो आप बोल रहे हैं 50,000 रुपीज, ये 50,000 आया आपके ये वाला मशीन को सेल करके। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का तो प्लीज पूछो आप लोग। नहीं आगे बढ़े। चलिए एक दो क्वेश्चन फाइनेंसिंग पे करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग आप लोग पूरा प्रैक्टिस करना, कोई डाउट वाउट हो तो आप लोग मेरे को भेज देना। बेसिक यही है उसमें। अब हम लोग एक बार फाइनेंसिंग को एक बार ओवरव्यू करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेसिकली आपको क्या लेना है, जो भी आपका यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी आपको केवल अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करना है। आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। सर इनफ्लोज आउटफ्लोज जो कहाँ से आ रहे हो, फिनेंस को अक्वायर करने में, फिनेंस को सर्विस करने में, फिनेंस को डिस्पोज करने में। फॉर एग्जाम्पल लोन लेना, लोन पे इंटरेस्ट पे करना और लोन को रीपे करना, इन सारे के कारण जो भी आपका इनफ्लो आउटफ्लो आता है कैश का, वो आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए सीधा एक तो सम करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34, रेयान लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 34, रेयान लिमिटेड। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रेयान लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले आपके पास 15 लाख रुपए का था, जो बढ़कर 22,50,000 हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने करंट ईयर में शेयर्स इशू किया है, तभी आपका इक्विटी शेयर बढ़ा है। कितने का इशू किया हम लोगों ने, 7,50,000 का। तो आप इसमें क्या लाइन लिखिएगा पूरा, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 7.5 लाख। आप पूरा लिखना, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 7.5 लाख। क्योंकि ये आपके पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव छोड़ देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख से 2.5 लाख हो गया, रिडीम किया ना, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया 7.5 लाख। मतलब डिस्पोजल, रिडीम करेगा तो पैसा जाएगा, पैसा देना पड़ेगा आपको। सर एसपीआर, ये कल कोई पूछ रहा था, एसपीआर 2.5 लाख से 3,25,000 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ। जो हम लोगों ने इस साल इशू किया ना इक्विटी शेयर, उसको हम लोगों ने पक्का प्रीमियम पे किया होगा, और ये कितना आ रहा है आप कैलकुलेट करो, 75। तो जब भी हम लोग शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम पे, हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ये भी इनफ्लो ही आया होगा, तो 75,000 रुपीज का हमारा इनफ्लो है, एसपीआर। आप एग्जाम में लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, 14% डिबेंचर 5 लाख से 7.5 लाख, ये भी तो इनफ्लो ही है। आपको लोन मिला ना, तो लोन मिलेगा तो आपके पास इनफ्लो आएगा 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 का इनफ्लो। यहां तक क्लियर सबको, आगे बढ़े। ठीक है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड on equity shares at the rate 15% was paid on 30th June 2020. ठीक है, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स were issued on 1st of October and preference shares were redeemed at the end of the year at par. इसमें थोड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा ध्यान से या थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहे हैं। देखो पहले हम प्रेफरेंस शेयर का बात करते हैं।
प्रेफरेंस शेयर्स पे हम लोग को डिविडेंड पे करना है 15%। सर कब पे करना है? 30 जून को पे करना है। तो आप मेरे को बताओ 30 जून को आपके पास कितने का प्रेफरेंस शेयर्स था? 10 लाख का। क्योंकि हम लोग जो रिडेम्पशन कर रहे हैं ना, हम लोग जो रिडेम्पशन कर रहे हैं वो एंड ऑफ द ईयर में कर रहे हैं। मतलब साल भर हम लोगों ने 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर यूज किया है। तो 30 जून को भी यूज किया होगा। तो जिस दिन हम डिविडेंड देने बैठा, मेरे पास कितने का प्रेफरेंस शेयर है? 10 लाख रुपए का। तो मेरे को अपने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर पे 15% का डिविडेंड यानी कि 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 महीना के लिए डिविडेंड कभी भी मंथली नहीं होता है, डिविडेंड फुल अमाउंट पे होता है। डिविडेंड इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन एनुअल या फिर मंथली बेसिस, प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। क्योंकि आपको यहाँ पर एनम नहीं बोलता है ना, पर एनम 15% डिविडेंड ऐसा नहीं होता। तो शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है वो फ्लैट निकलता है, आपको मंथली कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो आप क्या करोगे? 10 लाख पे 15% यानी कि 1.5 लाख रुपए। अच्छा, ये इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो, क्योंकि इस बार ये आपका फाइनेंसिंग है, आप पैसा दे रहे हो। अच्छा, ये हो गया प्रेफरेंस के बारे में। अब ओ प्रेफरेंस, एक सेकंड, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड 18% है। वेरी सॉरी, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 10 लाख रुपए पे 18%, 1,80,000 आएगा। माय बैड, 1,80,000। ठीक है। एंटीरियम डिविडेंड है इक्विटी शेयर पे 15%। अच्छा, तो प्रेफरेंस सबको क्लियर है? 18% ध्यान रखना आप लोग, मेरा मिस्टेक, हम ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब जो इक्विटी है ना, इक्विटी पे डिविडेंड पे करना है 15%, वो भी एंटीरियम वाला। एंटीरियम कल बात किए थे ईयर के मिड में, कब पे किया? 30 जून को। 30 जून को आपके पास कितना इक्विटी शेयर था? 15 लाख। क्योंकि आपने जो नया इशू किया है ना, वो आपने इशू किया 1 अक्टूबर को। आपने अक्टूबर में इशू किया है, हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं जून में। जून के बाद अक्टूबर आता है। आपने नया शेयर अक्टूबर में इशू किया है, मतलब जून में आपके पास 15 लाख का ही इक्विटी शेयर था। तो आप 15 लाख वाले को ही डिविडेंड पे करेगा। कितना बताइए? 15 लाख का 15%। इंटरिम डिविडेंड कितना? 15 लाख का 15%, 2,25,000। 2,25,000 का आउटफ्लो। ये क्लियर है सब लोग को? आइए ना, प्लीज बोलिए। अच्छा, और कुछ आएगा कि खत्म? डिबेंचर पे इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट आएगा। हम लोगों ने डिबेंचर को इशू किया था 1 अक्टूबर को। मतलब 5 लाख का पहले हमारे पास डिबेंचर था। अब ध्यान रखिएगा, डिबेंचर क्योंकि लोन है ना, इसमें पर एनम वाला कॉन्सेप्ट लगता है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, ये पर एनम वाला कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि लोन है ये। प्रेफरेंस और इक्विटी पे नहीं लगता है, डिविडेंड पे नहीं लगता है पर एनम वाला कॉन्सेप्ट। तो आपके पास पहले 5 लाख का डिबेंचर था, जिसपे आप 14% इंटरेस्ट दे रहे थे। कितने पीरियड तक? पूरे साल भर। ऑब्वियसली आप पूरे साल इसका इंटरेस्ट दोगे। आपने नया कितना डिबेंचर इशू किया? सर 2.5 लाख का नया डिबेंचर इशू किया। इस पे भी हम लोग 14% इंटरेस्ट देंगे, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए हम लोग पे करेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आता है। 5 लाख का 14% इज ₹70,000 एंड 2.5 लाख का 14% डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कमिंग 17,500। तो दिस कम्स टू 87,500। तो ये आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 87,500। दिस इज अगेन योर आउटफ्लो। दिस इज अगेन योर आउटफ्लो। हाँ, हाँ नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड आप प्रपोज करोगे तब पे होगा। लेकिन लोन पे तो ऐसा प्रपोजल वाला चीज है ही नहीं ना, वो तो आपको पे करना ही होगा। और अगर कुछ अक्रूड वगैरह नहीं दिया हुआ है, मतलब हम लोग पक्का इंटरेस्ट पे किए ही होंगे। ठीक है।
अगर प्रेफरेंस पे तो आपको पे करना ही होगा डिविडेंड। इक्विटी पे आप कुछ मत करो, प्रेफरेंस पे तो आपको डिविडेंड पे करना ही होगा। हाँ हाँ एकदम, क्योंकि उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। कितना आ रहा है आप लोग का ये? कोई क्या, 167,500 का यूज आ रहा है। 167,500 आपका यूज आ रहा है। वो देखो किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछो आप लोग। 167,500 यूज आ रहा है। ठीक है, क्या लोग आगे बढ़ सकते हैं? 37 प्लीज आप लोग ट्राई करो। ये कर रहे हैं क्या आप लोग ट्राई सब कोई? करो करो प्लीज। हो गया सब लोग का? देखिए 37 में आप लोगों को क्या बोला है, इक्विटी शेयर सबसे पहले हम लोग इशू किए। कितने का? 2 लाख रुपए का। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स रुपीज 2 lakhs।
ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स को क्या हुआ, हम लोग रिडीम किए, कितना रिडीम किए, 1 लाख रुपए का रिडीम किए। और आपको इसके बारे में कुछ बोला भी है। अच्छा, इक्विटी शेयर में भी ना कुछ बोला था, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, उसको भी इग्नोर करें, बाद में करेंगे उसको। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का देख लो, आप लोग क्या बोले, प्रेफरेंस शेयर्स वाज रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2021 अलोंग विद डिविडेंड। हम लोग 31 मार्च को इसको रिडीम किए, ईयर एंड में रिडीम किए और डिविडेंड के साथ। तो डिविडेंड कितना पे देंगे, 3 लाख पे कि 2 लाख पे? 3 की 2, 3 लाख पे ना। 3 लाख पे 10% 30,000, तो आप क्या लिखेगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना 3.3 लाख, 3 लाख रुपए, सॉरी 1.30 लाख। 1 लाख रुपया जो आपने प्रेफरेंस शेयर को रीपे किया, 1 लाख, और 30,000 रुपए का जो आपने डिविडेंड पे किया, तो 1.30 लाख, ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। ये क्लियर सब लोग को? आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिख सकते हैं। एसपीआर 35,000, आपको बोला गया था कि इक्विटी शेयर को 20% के प्रीमियम पे इशू किया। हम लोगों ने कितने का इशू किया, 2 लाख रुपए का शेयर, 2 लाख का इशू किया ना। इस पे 20% का प्रीमियम, यानी कि 40,000 रुपीज आपका एसपीआर आना चाहिए। 40,000 रुपीज का आपका एसपीआर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एसपीआर 35, वो हम लोग बाद में देखेंगे क्यों है। लेकिन अभी तो हम लोग को पता है कि एसपीआर 40,000 का हमारे पास आया होगा, आया ना, ठीक है। 11% डिबेंचर आपने इशू किया, डिबेंचर इशू किया है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर ₹1 लाख। यहां तक क्लियर सब लोग को? अब अपने नीचे का पढ़ते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन था 5,000 रुपए का, जो हम लोगों ने पे किया था शेयर इशू करने के लिए, और उस कमीशन को हम लोगों ने अपने एसपीआर से राइट ऑफ किया। तो ये भी तो आपका खर्चा ही है ना, ये भी तो खर्चा ही है आपका, तो आप इसको क्या करेगा, लेस कर देगा। अंडरराइटिंग कमीशन 5,000। बोले कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं, चलिए। अंडरराइटिंग कमीशन 5,000 लेस, ओके। और एडिशनल डिबेंचर्स वेर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही आपने इशू कर दिया। तो जो आप इंटरेस्ट पे करोगे 11% का, वो किस पे करोगे, 4 लाख पे, 5 लाख पे कि 1 लाख पे? 5 लाख पे, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग से आपके पास 5 लाख का डिबेंचर है। तो 5 लाख पे 11%, यानी कि 55,000 रुपीज आप पे करोगे एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं। आपने देखो कब कब इशू किया, 1 अप्रैल को ना, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही लोन ले लिया। पहले लोन कितने का था, 4 लाख का, फिर लोन कितने का लिया, 1 लाख का, टोटल लोन 5 लाख का। तो इंटरेस्ट जब आप पे करोगे तो 5 लाख पे ही पे करोगे ना, क्योंकि ईयर की स्टार्टिंग से आपके पास 5 लाख का लोन था। तो 5 लाख पे 11%, दैट इज 55,000। अभी क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। द कंपनी पेड एंटरिम डिविडेंड एट द रेट 9% ऑन इक्विटी शेयर्स। द कंपनी डिड नॉट प्रपोज एनी फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो एंटरिम डिविडेंड किस पे निकलेगा, 4 लाख पे, 6 लाख पे, या कैसे? 4 लाख पे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, पहला बात तो ये हम लोगों ने ईयर के एंड में इशू किया है, जो एडिशनल इशू किया वो ईयर के एंड में किया है। तो मिड में कभी किया होगा इंटरिम डिविडेंड, तो जून जुलाई अगस्त कभी भी किया होगा, जब भी किया होगा, उस टाइम आपके पास 4 लाख का ही इक्विटी शेयर था। तो 4 लाख पे 9% का आप डिविडेंड पे करोगे, 4 लाख पे 9%, 36,000। 36,000 इज योर इंटरिम डिविडेंड। इसको आप ऐड कर लो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऐड लेस मतलब जो भी, 2 लाख माइनस 130 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख माइनस 50 माइनस 55 माइनस 36, कितना आ रहा है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 1,30,000 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था ना दैट प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम्ड अलोंग विद डिविडेंड। हमें ऐड करके आप चाहे तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है, 69,000।
1,14,000 आ रहा है, 69 क्यों आ रहा है? पर हम अपना कैलकुलेशन चेक करते हैं, आप लोग भी चेक करो एक बार। 2,00,000 माइनस 130 प्लस 40 प्लस 1,00,000 माइनस 5,000 माइनस 55 माइनस 36 114 आ रहा है। ओ एक्चुअली हम अंडर राइटिंग कमीशन को 50,000 माइनस कर दिया, 114,000 और ये आपका इनफ्लो आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,14,000। क्लियर सब लोगों को? डाउट तो प्लीज बोलो आप लोग। तो डाउट है 37 में तो प्लीज बोलिए। हेलो हेलो हेलो, एनीवन? किसी के मन में कोई डाउट है? कुछ भी एंट्री में कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछो आप लोग, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी तो सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम सेम जैसा ही है। हम एक पिक्यूलियर क्वेश्चन है जिसको पिक कर रहे हैं, वो आप लोग के बुक का नहीं है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एक्चुअली पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ही है, और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सभी कुछ आपको करना है। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्यों है? कोई कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज बोलो पहले। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन टिपिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें कुछ नया बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखो, एक तो ना ये ऑर्डर ठीक नहीं है, सबसे पहला बात। उसमें भी अपने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल आपको दिया हुआ है, आपको लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है, ए का लोन दिया हुआ है, ए अपने को नहीं पता कौन है, और क्रेडिटर है, ठीक है। असेट में आपको बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आपको डिटेल क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹8,000, प्लीज सब लोग थोड़ा ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट। मशीन कॉस्टिंग ₹8,000, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 2,400, उसको हम लोगों ने बेच दिया 4,000 में। इसमें कोई नया बात नहीं है, ऐसा हम लोग लाइन पहले पढ़ चुके। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट, अरे यार ये क्या बार बार खुल रहा है, बंद करिए। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी आपको दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹36,000। क्या लग रहा है इसमें? कुछ ऐसे पढ़ेगा ना तो आपको देखेगा, लगेगा कुछ अलग सा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करते हैं पहले, वरना इसे समझ में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स, क्योंकि आपको और कोई डिटेल भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कुछ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऐसा आ सकते हैं? डेप्रिसिएशन आएगा तो पहले अपने लोग डेप्रिसिएशन का वही बनाते हैं, वर्किंग नोट। किस चीज पे डेप्रिसिएशन आएगा? मशीन पे, ठीक है। बिल्डिंग पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, मशीन पे ही आएगा। तो मशीन का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि कितना लेजर बनेगा, एक की दो? दो, ठीक है। ये जो मशीन आपको दिया हुआ है, ध्यान से आप, ये मशीन कॉस्ट है कि WDV है? WDV। यही इस क्वेश्चन का पूरा ट्रिक है। अगर ये आपके मशीन का कॉस्ट होता तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ होता, सर मशीन लेस PFDD, आपको इसका बाइफर्केशन पक्का दिया होता जब भी ये कॉस्ट पे मेंटेन होता है। तो अगर आपको ये कॉस्ट पे नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर आपको उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, मतलब दिस इज फॉर श्योर कि आपका जो मशीन है वो आपके WDV पे मेंटेन किया हुआ है। क्लियर? तो अगर हम लोग इस पे लेजर बनाने बैठेंगे, इस क्वेश्चन में दो लेजर अपने को बनाना है। एक अपने को बनाना है मशीन का, और एक अपने को बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का।
मशीन 44,000 और 64,000। एक बात मेरे को बताओ, जब भी हम लोग मशीन और पीएफडी दोनों साथ में चलाते हैं, मशीन हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन होता है, लेकिन अभी हम लोग कंक्लूड किए कि ये डब्ल्यूडीवी है, तो कॉस्ट पे कैसे लाया जाए? पीएफडी के बैलेंस को ऐड करके, एब्सोल्युटली परफेक्ट, पीएफडी के बैलेंस को हम लोग ऐड कर देंगे। द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का डिटेल दिया हुआ है, 20,000 और 32,000, क्योंकि अपने को पता है डब्ल्यूडीवी से कॉस्ट जाने के लिए डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो। तो आप बेसिकली क्या करेगा, 64,000 रुपीज में कितना ऐड करेगा, 20,000, और 2020 में आप ऐड कर देगा 32,000। इस डब्ल्यूडीवी में आप दो अमाउंट को ऐड करके अपना कॉस्ट निकाल लेगा। ये समझ में आया सब लोग को? जब आप यहां लिखिएगा ना टू बैलेंस बीडी, तो टू बैलेंस बीडी कितना है आपका, ओपनिंग 64, 64 केवल नहीं आएगा, इसमें 20 भी ऐड हो जाएगा, 84। 60 तो है ही, प्लस 24 ऐड होके ये हो जाएगा आपका 84। ये सबको समझ में आया हम क्या किया है? और क्लोजिंग भी सेम ऐसे ही आएगा, बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कितना बैलेंस है आपका, 44, और इसमें 32 ऐड हो जाएगा, 76। और हाँ बोलो, क्या चीज, क्या बोला? हाँ 64 तो 20 को तो ऐड किया, और 64 में हम, ओ सॉरी 20 ऐड कर दिया ना, वो 20 होना चाहिए, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। बैलेंस 64, हाँ आंसर एक ही आता, लेकिन ये लिखने में एरर हो गया। ये 64 है और ये 20 है, ठीक है, एक ही बात है, आंसर आपका 84। 64 में 20 का डिप्रिसिएशन है 84। अब आपको डिप्रिसिएशन भी लिखना पड़ेगा, तो बाई बैलेंस बीडी कितना, और ये आपका आ जाएगा 32। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अब नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। लेकिन अभी भी एक और बहुत जोरदार इसमें एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 8,000, जिसपे डिप्रिसिएशन था 24, हम लोगों ने बेच दिया 4,000 में। सबसे पहले क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को निकालेंगे यहां से, क्या लिखेंगे, टू मशीन कितना 2400, और यही 2400 आपके मशीन में चला जाएगा भाई, ठीक है। मतलब आपका एक्चुअली में 8,000 रुपए का मशीन था, 8,000 रुपए के मशीन में 2,400 का आपका डिप्रिसिएशन है, मतलब आपके मशीन का वैल्यू हो गया 5,600। उसको आपने बेचा कितना में, 4,000 में, मतलब 1,600 रुपए का आपका हो गया लॉस। तो अब आप लॉस को कैसे लिखेगा, यहाँ पे आप लिखेगा यहाँ पर बाई बैंक, और यहाँ पे आप लिखेगा बाई लॉस। बैंक में कितना आएगा, बैंक में 4,000, और लॉस में 1,600। अब आप लोग इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के चेक करो एक बार कि क्या बच रहा है। क्या अच्छा क्या आ रहा है आप लोग का इसमें, कुछ खरीदा कुछ इक्वल हो गया क्या, 76 प्लस 16 प्लस 4,000 प्लस 2,400। हाँ ये आपका सेम हो गया दोनों, मतलब कोई परचेज नहीं है करंट ईयर का, नो परचेज ड्यूरिंग करंट ईयर। और यहाँ पर 32,000 प्लस 2,400 माइनस 20,000, मतलब 14,400 का
डेप्रिसिएशन ना, अरे बोलिए, ठीक है तो बोलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है ना, ये आप देखिएगा, ये कोई प्रॉपर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट नहीं है। ये नाम का शेड्यूल 3 जैसे बना के आपको दी थी है। ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं टी शेप ही बैलेंस शीट है, उसको खाली वर्टिकल बना दिया है, हॉरिजॉन्टली देखो, कोई ऑर्डर नहीं है बैलेंस शीट का, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि ये पक्का हाँ डब्ल्यूडीवी पे है, और क्योंकि अपने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसीलिए अपने को यहाँ पे लेजर वगैरह बनाना पड़ रहा है। अगर नहीं बनाते तो हम लोग कभी भी ये सब फिगर कंप्यूट नहीं कर पाते, कि लॉस अपना निकलता ही नहीं यहाँ पे, ये डेप्रिसिएशन नहीं आता अपने। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सम स्टार्ट करते हैं फिर। इतना डिटेल के सम तो सम अपने लोग कर ही लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपके सम में, बताइए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 36,000 रुपीज का, इसी को ले लेता आउटर कॉलम में 36, फिर अपना वही एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। इसमें क्या क्या अमाउंट अपने को दिख रहा है, जो हम लोग ऊपर में निकाले यहाँ पे इतना सारा डिटेल। सर एक तो लॉस आएगा और डेप्रिसिएशन आएगा, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 14,400, और हम लोग ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल किसका, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस कितना का आया था, 1600 रुपये। और आप लोग चेक करो कि कुछ आप लोग को लग रहा है कि कुछ और है। अच्छा, इसको आगे अपने लोग कंटिन्यू करते हैं, दो पार्ट अपने लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये किया आया था कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 48 से 28 हो रहा है, तो क्या ये डेप्रिसिएशन है क्या। सॉरी, 28 से 48 हो रहे हैं। अच्छा सॉरी, हम उल्टा ही देखा ना, तो कौन बोला डेप्रिसिएशन, हम भी उल्टा ही देख ले। 28 से 48, अच्छा कोई बात नहीं। चलो, ये तो मतलब परचेज हो गया, ठीक है। लैंड भी परचेज ही है, तो अपने को और कुछ देखने का इसमें जरूरत नहीं है, और तो कुछ अपने को इसमें अभी देखने का जरूरत है नहीं, आई थिंक। हाँ, तो एक बार तो अपना यहाँ पे हो गया, अपने आगे बढ़ते हैं एक बार। ये दो क्लियर है ना आप लोग को, 14,400 प्लस 1,600, दैट इज 16,000। इसको आप ऐड कर लो, 52। ये आपका क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करो ना फटाफट ऐड लेस आप लोग। क्रेडिटर दिया आपको, पहले कितना था 32, फिर हो गया 35,200, 3,200, 3,200 आता है ना 32, हाँ। 3,200 से आपका लाइबिलिटी बढ़ गया, तो ऐड में आएगा। ऐड में पूरा आप लोग लाइन लिख लेना, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वाला, क्रेडिटर 3,200 के बाद एज लोन। ये क्या होगा, ये एज लोन को हम लोग क्या ट्रीट करें, चलिए। लोन फ्रॉम बैंक, ये भी फाइनेंसिंग, कैपिटल तो आएगा नहीं, कैश आएगा नहीं, डेटर देखिए, इंक्रीज इन डेटर लेस हो जाएगा, और स्टॉक 28 से 20 ऐड हो जाएगा, 28 से 20, 8,000 रुपीज। लैंड आएगा नहीं, मशीन आएगा नहीं, बिल्डिंग आएगा नहीं, डन है। तो करो आप लोग इसको।
3200 प्लस 8000 इज 11200 और ये आपका बाहर जाएगा 16000 ये लेस। 52 प्लस 11200 माइनस 16000 कितना? कितना आएगा ये? 47,200 आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या निकला आपका? तो कैश फ्लो निकल गया, क्योंकि आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको आप लिख देगा रोमन 1। ठीक है, अब 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग को। हम पूरा लिख नहीं रहे, एक बार आप लोग पूरा लिखना है एग्जाम में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पहला आइटम क्या आएगा, आप लोग बताओ देख के। सबसे पहले हम लोग 8,000 रुपए का लैंड परचेज किया, तो परचेज ऑफ लैंड 8,000 का आपका आउटफ्लो होगा। उसके बाद मशीन, तो मशीन तो हम लोग को लेजर चाहिएगा, ये रहा मशीन का लेजर। 4,000 रुपए का हम लोग सेल किए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन 4,000, ये आपका इनफ्लो आएगा। और परचेज ऑफ बिल्डिंग 20,000, ये भी आपका आउटफ्लो होगा। और कुछ? और तो कुछ नहीं है बस। तो 28, 24 नेगेटिव, और ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो नहीं, कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका हो गया रोमन 2। ठीक है, अब 3 में आपको फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग में देखिए क्या क्या आएगा। क्या आएगा फाइनेंसिंग में? एक का हम लोग लोन रीपे कर दिए, तो हम फाइनेंसिंग नीचे कर रहे हैं थर्ड में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें पहला आएगा रीपेमेंट ऑफ एज लोन, कितना? 20,000, हम लोग इसको रीपे कर दिया, तो नेगेटिव। के बाद 8,000 का लोन लिया बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक लिया 8,000 का। और क्या है? यहीं पर गड़बड़ हो गया है। यही इस क्वेश्चन का सेकंड बड़ा ट्रिक है। एक तो ये जो मशीन को लेके था ये, और एक ये वाला है। ये ना आपको शेयर कैपिटल नहीं दिया है, ये आपको नॉर्मली कैपिटल लिख के दिया है, ध्यान से अगर नोटिस करेगा तो। एक्चुअली ये जो कैपिटल लिखा हुआ है ना, इसका बोलने का मतलब है दिस इज नॉट योर कैपिटल, दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड। देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब कि आपका शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितने का शेयर होल्डर्स फंड था? 1,00,000 रुपया। इसमें क्या ऐड हो जाना चाहिए था? क्या चीज से बढ़ना चाहिए? जो आपने प्रॉफिट कमाया, मतलब ये दिखना चाहिए था 1,36,000 रुपये। और ये है कितना? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या चीज का है? क्या?
देखो ये टेक्निकली आप देखेगा तो ये ड्राइंग्स ही है, देखा जाए तो। लेकिन कंपनी अकाउंट्स में अपने लोग ड्राइंग्स तो ऐसा लिखते नहीं है, कभी ऐसा तो अपने पढ़े नहीं कंपनी अकाउंट्स में ड्राइंग्स वगैरह। तो इसमें ना दो चीज लिया जा सकता है, या तो कंपनी ने 13,600 के शेयर्स का बाईबैक कर लिया, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। एक ये हो सकता है, या फिर आप इसको ड्राइंग्स में लिख सकते हैं, पर ड्राइंग्स मेरे हिसाब से तो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। बट ये टिपिकली क्या हुआ, आपका शेयर का पैसा कम हो गया, तो शेयर का पैसा कब कम होता है, कंपनी के केस में जब शेयर अपना बाईबैक करता है, और तो कोई केस होता नहीं है जब बाईबैक होता है। तो मेरे हिसाब से 13,600 इज बाईबैक और शेयर्स, ठीक है। तो 3 में आएगा आपका, या तो आप इसको बाईबैक भी लिख सकते हैं, या अगर किसी को बाईबैक एग्जाम में नहीं क्लिक करता तो शायद ड्राइंग्स ही लिखता। कितने का, 13,600 का। देख लो, अगर आप लोग को डाउट है तो प्लीज पूछो। हम्म। अगर तो कुछ तो इसमें और दिया होता है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये 36,000 रुपया कहाँ से आया, 36,000 गया कहाँ फिर, ये जो 36,000 अपने कमाया फिर ये कहाँ गया, ये कहीं ना कहीं तो बैलेंस शीट में आना ही चाहिए, कहाँ आएगा, कहाँ गया फिर ये पक्का इसके अंदर चला गया होगा ना। इसीलिए क्वेश्चन को हम बोला था कि बहुत टिपिकल है। हाँ माइनस जाएगा, बाईबैक होगा तो माइनस जाएगा, -20 -13,600 प्लस 8,000, 25,600 नेगेटिव, ठीक है। ये भी आपका कैश यूज्ड आ गया, तो आपके पास 3 डेटा आ गया, आप इसके ऊपर ऐड करो, ये हो गया आपका 47,200 ऑपरेटिंग का। फिर उसके बाद क्या, एक सेकेंड बता रहा आंसर तो मेरे को नहीं, एक सेकेंड। आपका नेट कैश फ्रॉम एक्टिविटीज आ रहा है, नेट कैश यूज्ड, ये आपका आ रहा है 2,400, ठीक है। इसमें ओपनिंग कैश कितना है, 8,000, ऐड पूरा लिख लेना आप लोग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, प्लस 8,000, तो ये आपका आ रहा है 5,600, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलिए, कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में। देखिए बाईबैक का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने खुद के शेयर को वापस परचेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है मार्केट में बहुत कैपिटलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू हो गया है, इतने शेयर का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर लेता है। जैसे कंपनी अकाउंट्स में, कंपनीज में क्या होता है ना, कंपनी में वो नहीं होता है ना कि आप ड्राइंग कर लो, जैसा नॉर्मली अपने लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह नहीं होता है, कैपिटल विड्रॉन ऐसा नहीं होता है, वो बाईबैक ही होता है, ठीक है। क्योंकि क्या, क्योंकि जितना भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, ये तो परमानेंट कैपिटल है ना, इसको कब रीपे किया जाता है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तब इसको रीपे किया जाता है, उसके पहले तो इसको रीपे नहीं किया जा सकता। करने का तरीका है जब कंपनी अपने ही शेयर्स को बाईबैक कर लेगा, अपने शेयर होल्डर को बोलेगा कि आप शेयर्स दे दो और बदले में पैसा ले लो, ठीक है। बस टिपिकल क्वेश्चन था, टिपिकल क्यों, क्योंकि दो ऐसा एडजस्टमेंट है जो आप लोग कभी आज तक नहीं किया होगा, एक ये वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये भी अच्छा एडजस्टमेंट था कि आपको इसको एड बैक करना है ऊपर में, और एक ये तो थोड़ा ज्यादा ही टिपिकल था, मतलब ये तो नहीं ऐसा सोचने में आता है एक बार में, तो ठीक है, मेरे को लगा था ऐसा पिक्यूलियर है तो करा देता है, क्योंकि बाकी तो ठीक है, जो बुक में वो तो अपने लोग क्लास में मोरलेस सारा क्वेश्चन, मोरलेस के 100% क्वेश्चन किए ही हैं, तो समझा कि कोई टिपिकल क्वेश्चन आप लोग के संग लेते हैं। हाँ बोलिए। हाँ अरे देखो, लेजर बनाना नहीं बनाना वो आपके ऊपर है,
हाँ, आप देखो आप लेजर बनाओ, लॉस जैसे निकालना आपको वैसे निकालो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करना, और कुछ नहीं है। देखो, आप लोग कोशिश करना आज पूरा टाइम लेके, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन जमता है आप लोग उतना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। बहुत ज्यादा जो लंबा लंबा क्वेश्चन है उसको कोशिश करना, उसका देखो ये हम नहीं बोल रहे कि आप लोग उसको करके मत जाना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड क्या हो गया, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, 48 है। जैसे आपको यहाँ पे बोल दिया कि जितना भी आपको एडजस्टमेंट दिया, आप सारे एडजस्टमेंट को एक बार पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसका ट्रीटमेंट आता है तो आगे बढ़ो, कॉपी से आप सोल्यूशन मैच करना। सारे लॉन्ग क्वेश्चन को करते मत बैठना, शॉर्ट जितना है वो सारा कर लो, और लॉन्ग जितना है वो पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज इतना, छोटा छोटा रेफ में वर्किंग कर लिया, देखा हो गया, कॉपी से आंसर मैच करे, आगे बढ़ो। सारा क्वेश्चन को लिख लिख के मत करना। हाँ, लेकिन जहां आपको लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि ये मेरे को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, तो रफ में फटाफट उसका लेजर बना लिया, मन में पोस्टिंग सोच लिया कि हाँ ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा, नीचे लेस होगा, चेक करो, है तो आगे बढ़ो। हाँ, एक दो लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा पूरा आप अपने हाथ से भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे एंड से कैश फ्लो में रिवीजन में इतना ही था। हम आप लोग को हर वैरायटी के क्वेश्चन को ऑलमोस्ट कवर कर दिया। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को हम ये वाला एक कवर किया है, बाकी आप लोग दो तीन क्वेश्चन के बाद सेल्फ ट्राई करना। लंबा लंबा लॉन्ग क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट आने का चांस बहुत कम है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको पिक्यूलियर एडजस्टमेंट मिल सकते हैं, तो आप लोग उसको ट्राई करने का कोशिश जरूर करना। ठीक है, कल अपने को क्या करना है प्लीज बताओ आप लोग इसके बाद। क्या चीज? हाँ, सब कुछ हो चुका है, रिटायरमेंट। तो कल वाले क्लास में हम लोग रिटायरमेंट करेंगे। ठीक है, देखता है वो हम बता देगा, वो हम रात में बता देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ आप लोग आज कोशिश करना कैश फ्लो को ख़त्म कर लेने का, ताकि संग संग अभी ऐसे टाइम है आप लोगों का, कितना, 19 तारीख को है ना एग्जाम, तो 20 को है। हाँ, तो अभी भी 4 दिन है आप लोगों के पास, बट फिर भी फ्लो फ्लो में करते जाना। और अगर हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर कल परसों तक आपका हो जाए तो कल परसों तक आप लोग का सब कुछ हो जाए तो फिर आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।